गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक है कक्षा 10 इतिहास के पहले पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज उससे टॉपिक लिया गया 2.4 क्रांतिकारी। तो पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्रांति क्या होती है। क्रांति, जिसको इंग्लिश में रिवॉल्यूशन कहा जाता है। क्रांति अर्थात जब कोई वर्तमान में चल रही राजनीतिक व्यवस्था को एकाएक परिवर्तित कर दिया जाए, उसको पलट दिया जाए, तो वह क्रांति कहलाती है। इस क्रांति के लिए आपको कुछ हिंसक गतिविधियों का भी सहारा लेना पड़ सकता है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि 1815 में जब वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई, तो 1815 में वियना कांग्रेस को आयोजित किया गया, जो ऑस्ट्रिया के तत्कालीन चांसलर थे ड्यूक मैटरनिक, उनके द्वारा। तो वियना सम्मेलन में जो रूढ़िवादी परंपरा थी, रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे, इन्होंने यूरोप में, पूरे यूरोप में अपना आधिपत्य एक बार पुनः जमा लिया और 1789 के पहले की जो स्थिति थी यूरोप की, वो स्थिति पुनः स्थापित कर दी। लेकिन इस दौरान जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे, यह काफ़ी परेशान हुए, इनका दमन किया गया। 1815 के बाद जब उदारवादी राष्ट्रवादियों के दमन की प्रक्रिया चल रही थी, तो कहीं ना कहीं उदारवादी जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, उनके मन में क्रांति की भावनाओं ने जन्म लिया। तो जब उनके मन में क्रांति के भावनाओं ने जन्म लिया, तो उसका क्रांतिकारी भावनाओं के विचार का प्रसार करने के लिए उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। पूरे यूरोप में जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे, उन्होंने अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को यूरोप में व्यापक स्तर पे उसके प्रचार प्रसार के लिए प्रशिक्षण का कार्य शुरू किया, ताकि क्रांतिकारी भावनाओं को बढ़ावा मिल सके और पुनः एक बार यूरोप उदारवादी राष्ट्रवादियों के हाथ में आ सके। तो उसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया और नए नए गुप्त संगठनों की स्थापना के लिए भी उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। उसी दिशा में इन्होंने एक राष्ट्र राज्य की भावना को भी बढ़ावा दिया। राष्ट्र राज्य अर्थात जब किसी राष्ट्र में समान भाषा, समान धर्म, समान नस्ल और समान संस्कृति के लोग रहना शुरू करते हैं, तो वहाँ राष्ट्र और राज्य की बात आती है। यानी अर्थात राष्ट्र और राज्य, यानी समान भाषा, समान धर्म, समान नस्ल और समान संस्कृति के लोग जब एक स्थान पर रहते हैं और विभिन्न राज्यों के लोग मिलकर एक साथ एक संगठन बना लेते हैं, एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, तो वो राष्ट्र राज्य कहलाता है। इसी क्रम में इटली के एक महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ, जिनको हम जोसेपी मैस्सिनी के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ और इन्होंने 24 साल की उम्र में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के नाते लिगुरिया से इनको प्रतिबंधित कर दिया गया, बाहर निकाल दिया। ये लिगुरिया इटली के उत्तर और पश्चिम भाग में ये पड़ता था, वहाँ से इनको बाहर निकाल दिया गया। यह कार्बोनारी एक गुप्त संगठन था, उसके भी ये सदस्य रहे। फिर आगे चल के इन्होंने क्या किया कि मर्सेई में एक यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना की और बर्न में यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन की स्थापना की। अब इनके विचारों से प्रभावित होकर ये जो यंग इटली और यंग यूरोप संस्था इन्होंने बनाई, गुप्त संगठन, उसमें जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और इटली के जो युवा थे बड़े पैमाने पे इनके साथ जुड़े। अब इनका जो मेन मोटिव था, ये था कि इटली जो है वो छोटे प्रदेशों के रूप में नहीं रह सकता। इनका अपना मानना था कि ईश्वर का एक ऐसा विचार है कि इटली छोटे राज्यों या छोटे प्रदेशों के रूप में नहीं रह सकता, इटली का एकीकरण होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। और ये ऐसा मानते क्यों थे कि इनका विश्वास था कि ईश्वर की भी यही मर्जी है कि इटली छोटे प्रदेश, छोटे राज्यों के रूप में न रहे, बल्कि जितना समूचा इटली है वो पूरा एकीकृत हो जाए। इसी भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इटली के एकीकरण में इनकी प्रमुख भूमिका निकली और इनके विचारों का जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड
या और भी जो यूरोप के देश थे, उन देशों पर इनके विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो क्रांतिकारी भावनाओं ने 1815 के बाद जब वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ तो वहाँ से क्रांतिकारी भावनाओं ने जन्म लेना शुरू किया। क्यों? क्योंकि 1815 के बाद यूरोप में एक नया रूढ़िवाद विचारधारा ने जन्म लिया और नया रूढ़िवादी जो शासन व्यवस्था थी वो लागू हुई। इस दौरान जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे उनका दमन किया जाना शुरू किया गया। अब जब उनका दमन हुआ तो उनके मन में ये बात पूर्ण रूप से आ गई थी कि जब तक हम क्रांति नहीं करेंगे, जब तक हम क्रांतिकारी भावनाओं को जन्म नहीं देंगे, क्रांतिकारी संगठन नहीं बनाएंगे, तब तक हम यूरोप में पुनः एक बार गणतंत्र नहीं ला सकते। हमें राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत ही रहना पड़ेगा, यानी हमारा दमन होता रहेगा और राजतंत्र व्यवस्था जो है वो चलती रहेगी, उसी के अंदर हमको रहना पड़ेगा। लेकिन जब क्रांतिकारी भावनाओं का विचारों का व्यापक प्रसार हुआ, नए नए गुप्त संगठन बने, उस संगठन ने अपना कार्य किया, तो क्रांतिकारी भावनाओं ने एक नया रूप लिया और पूरे यूरोप में एक क्रांतिकारी युग की शुरुआत कर दी। तो बच्चों अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि क्रांतिकारी जो क्रांतियों का युग है वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।